मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी भाभी ने मेरी शादी एक पागल लड़के से कर दी। वह सोच रही थी मेरी शादी एक पागल लड़के से हो जाएगी तो मैं ज़िंदगी भर उसके साथ परेशान रहूँगी। मुझे कभी भी सुख के दिन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था सब कुछ उनकी सोच के उल्टा हो गया। मेरा नाम प्रिया है। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे और मेरे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोती थी, उनका काम करती थी और उसी से वह हमें 2 वक्त की रोटी खिलाती थी। मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहनों के लिए दूसरी शादी नहीं की थी। वह सोचती थी कि वह दूसरी शादी कर लेंगी तो पता नहीं हमारा सौतेला बाप हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। इसलिए उन्होंने खुद मेहनत कर हमें पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। भाई की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। सारा सारा दिन वह नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं और रात को निराश होकर घर वापस आ जाते थे। अब माँ की भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। उनसे भी लोगों के घरों का काम नहीं होता था। इसलिए मजबूर होकर भाई ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उनकी तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम लोगों का गुजारा हो जाता था। अभी काम करते हुए भाई को कुछ महीने हुए थे जब उन्होंने माँ से कहा कि वह शादी करना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा अभी तो तुमने काम करना शुरू किया है, पहले तुम एक अच्छी नौकरी करने लगो, उसके बाद शादी कर लेना। लेकिन भाई ने बताया कि वह अपने कॉलेज में एक लड़की से प्यार करते थे। उस लड़की के घर वालों को हमारे प्यार का पता चल गया है। इसी वजह से उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। आप उसके घर रिश्ता लेकर चली जाइए, वरना उसके घर वाले कहीं और उसकी शादी कर देंगे। मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। माँ ने कहा, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? अभी इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तो भाई कहने लगे, प्लीज़ माँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं भी अपनी जान दे दूँगा। माँ ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। अगर तुम ही इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? ठीक है, मैं उस लड़की के लिए रिश्ता लेकर चली जाती हूँ, लेकिन अगर उसके घर वालों ने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? भाई कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पहले रिश्ता लेकर जाइए, फिर सीमा खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। उस लड़की का नाम सीमा था। अगले दिन मैं और माँ सीमा भाभी के लिए रिश्ता लेकर चले गए। उनके घर वाले हमें देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुए। माँ ने उनके पिताजी से सीमा भाभी के लिए रिश्ता मांगा तो वह कहने लगे, आपके बेटे ने हमारी बेटी को पता नहीं कौन से जाल में फंसा लिया है कि वह उसके अलावा कहीं और शादी ही नहीं करना चाहती। ठीक है, फिर जैसा ये चाहे वैसा ही होगा। आप अगले हफ्ते बारात लेकर आ जाना। हम इसकी शादी आपके बेटे से कर देंगे। इसके बाद हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ कहने लगी, इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? अभी तो हमारे शादी का कोई इंतज़ाम भी नहीं है। अभी तो मेरा बेटा कोई अच्छी नौकरी भी नहीं करता। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है थी, इसलिए उसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। पहले उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन सीमा भाभी के घर वाले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह कहने लगी, अगर आप अगले हफ्ते बारात लेकर आती हैं तो ठीक है, वरना हम इसकी शादी कहीं और कर देते हैं। अब हम और इसके अपने घर में नहीं रह सकते। इसने समाज में हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है। माँ ने घर जाकर भाई को सारी बात बताई तो वह यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे, ठीक है माँ, आप अगले हफ्ते ही मेरी शादी सीमा के साथ करवा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हमारे घर के हालात तो जानते हो ना, और तुम इतना नहीं कमाते हो जो अभी तुम्हारी शादी हो सके। तुम जितने पैसे कमाते हो उतने में सिर्फ हमारे घर का खर्च ही पूरा होता है। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी इस घर में आएगी तो तुम उसका खर्च कैसे उठाओगे? अभी तुम्हें अपनी बहन को भी पढ़ाना है, उसकी भी शादी करनी है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे तो अब कुछ काम नहीं होता। तुम्हें मैं ही अब ये घर संभालना है। भाई कहने लगे, माँ आप फिक्र मत करिए,
मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप मेरी शादी सीमा के साथ करवा दीजिए। अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं हुई तो उसके भाई उसकी ये शादी कहीं और करवा देंगे। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं अपनी जान दे दूँगा। भाई के आगे माँ मजबूर हो गई और माँ ने भाई की शादी अगले हफ्ते ही सीमा से करवा दी। भाई इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल चुकी है। शादी के बाद भाई एक हफ्ते तक काम पर नहीं गए थे, सिर्फ भाभी के साथ घूमते रहते थे। माँ ने कहा, बेटा अभी अभी तो तुम्हारी ये नौकरी लगी है, अगर तुम ज़्यादा छुट्टी करोगे तो ऐसा ना हो कि तुम्हें इस नौकरी से निकाल दिया जाए। कल से तुम काम पर चले जाना। माँ की बात सुनकर भाभी का मुंह बन गया और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। भाई ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल से काम पर चला जाऊँगा। भाई को जब तनख्वाह मिली तो उन्होंने घर में राशन भर दिया और मेरे लिए एक सूट लेकर आए और भाभी के लिए भी गिफ्ट लेकर आए। लेकिन भाभी को भैया का मेरे लिए सूट लेकर आना कुछ अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों शुरू से ही भाभी को मैं पसंद नहीं थी। भैया जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे तो उनका मुंह बन जाता था और वह भाई से कहती थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी बहन के लिए कुछ लाने की। तुम उसे पढ़ा रहे हो, उसकी कॉलेज की फ़ीस जमा कर रहे हो, ये क्या काफ़ी नहीं है जो तुम उस पर इतना खर्चा करते रहते हो। शुरू शुरू में तो भाई माँ और मेरे साथ ठीक रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे भाई भी भाभी की बातों में आने लगे। उन्होंने माँ का ख्याल रखना भी बंद कर दिया था। वह अब सिर्फ घर में राशन लाकर रखते थे, माँ को खर्चे के पैसे नहीं देते थे, ना ही वह उनको दवाई के लिए पैसे देते थे। अब तो उन्होंने मेरे कॉलेज की फ़ीस देना भी बंद कर दी थी। भाभी का कहना था कि इसे पढ़कर क्या करना है, इसकी शादी कर देते हैं, वैसे भी अगले घर जाकर उनसे चूल्हा चौका ही करना है, फिर इतनी पढ़ाई का क्या काम। लेकिन माँ ने कह दिया कि मेरी बेटी जितना चाहेगी उतना पढ़ेगी, अभी मैं इसकी शादी नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, गोरी रंगत, लंबे काले बाल थे और भाभी सांवली थी, इसलिए भाभी मुझसे जलती थी। जब भाई की शादी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो घर में मेरी बड़ी बहन आ जाएगी, मैं उससे खूब सारी बातें किया करूँगी। मैंने शुरू से ही अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन समझा था, लेकिन वह तो मुझे कुछ समझती ही नहीं थी। पता नहीं क्यों मैं उनकी आंखों में हर वक्त खटकती रहती थी। माँ से तो वह फिर भी ठीक से बात कर लिया करती थी, लेकिन मैं तो उनको फूटी आँख नहीं भाती थी। सारा दिन मुझे काम में लगाए रखती और ख़ुद आराम करती रहती। अगर मैं कहती कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझ पर गुस्सा करती। माँ अब बीमार रहने लगी थी। जब भी मैं भाई से कहती कि माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवा लेते हैं तो बीच में भाभी बोल जाती और कहती, सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, तुम अपनी माँ का इलाज वहीं करवा लो। वैसे भी तुम्हारे भैया इतने पैसे नहीं कमाते जो वह तुम लोगों पर खर्च करते रहें। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके लिए भी बचा कर रखना है। अगर सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही लुटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। भैया भी भाभी की हाँ में हाँ मिल आकर चले जाते। भाभी खुद तो ताज़ा खाना बनाकर खाती थी और हम दोनों माँ बेटी को बासी खाना खिलाती थी। अगर मैं भैया से उनकी शिकायत करती तो भैया उल्टा मुझे ही डांट देते थे। शादी के बाद भैया पूरी तरीके से बदल चुके थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। एक दिन मैं कॉलेज से आई तो माँ बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी। वह भाभी को आवाज़ दे रही थी, लेकिन भाभी उठकर नहीं आई। मैं फ़ौरन भागकर माँ के पास गई और उनसे कहा कि माँ क्या हुआ, तो माँ कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं फ़ौरन माँ को लेकर अस्पताल पहुँची। डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया तो बताया कि उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप माँ का एडमिट कर लीजिए और इनका इलाज शुरू करिए। मैंने हॉस्पिटल से ही भैया को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वह अस्पताल में ही, आप जल्दी आ जाइए। भैया कुछ देर बाद अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने बताया कि माँ के इलाज में 10,000 का खर्चा आएगा। भैया ने कहा कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लेता हूँ। भैया यह कहकर घर चले गए, लेकिन घर जाते ही पता नहीं भाभी ने उनसे क्या कहा। वह कहने लगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम माँ को सरकारी
सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहाँ उनका इलाज कम पैसों में हो जाएगा। मैंने कहा भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, माँ ने बचपन से कितनी मेहनत करके हमें पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, और आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो आप अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। भाभी कहने लगी कि जब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या चोरी कर करके ले आएं? तुम अपनी माँ को सरकारी अस्पताल में ले जाओ, वहाँ उनका इलाज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको माँ का इलाज नहीं करवाना तो मैं खुद माँ का इलाज करवा लूँगी। माँ की शादी के कुछ गहने रखे हुए थे जो माँ ने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। उनमें से मैंने एक अंगूठी बेच दी जिससे मैं माँ का इलाज करवा सकती थी। मैं पैसे लेकर अस्पताल पहुँची और डॉक्टर साहब को पैसे दिए। शायद बासी खाना खाने की वजह से मेरी माँ के पेट में इन्फेक्शन बहुत फैल गया था। 2-3 दिन माँ हॉस्पिटल में रही। फिर जब वह ठीक हो गई तो मैं उन्हें लेकर घर आ गई। भैया और भाभी दोनों हैरान थे कि मैंने उनके इलाज के लिए कहाँ से पैसे इकट्ठे किए। भाभी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो मैंने कहा कि आपको क्या मतलब, कहीं से भी आए हों, आपने तो पैसे देने से मना कर दिया था। आप अपनी माँ को भूल सकते हैं लेकिन मैं अपनी माँ की कुर्बानी कभी नहीं भूल सकती। भाभी भैया को मेरे खिलाफ चढ़ाने लगी और कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारी बहन ने कहाँ अपना मुंह काला कर इतने पैसे लेकर आई है। भैया भाभी की बातों में आ गए और मुझे मारने लगे और कहने लगे कि बता तूने इतने पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया। मैंने भैया को कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती वे बाकी के जेवर भी मुझसे छीन लेते। भैया ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया था। भाभी सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती। फिर एक दिन भैया ने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तुम्हें तैयार रहना। मैंने भैया से कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी शादी हो जाएगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? भैया कहने लगे कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं माँ का ख्याल रख लूँगा। मैंने उनसे कहा मैं आपके और भाभी के भरोसे माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। अगर आपने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई तो मैं आपकी कंप्लेंट करवा दूँगी। यह सुनकर भैया ने मुझे मारना शुरू किया। कहने लगे कि तू अपने भाई को जेल भेजेगी। जब मेरी चीख की आवाज़ माँ ने सुनी तो वह उठकर मेरे पास आ रही थी, लेकिन वह सीढ़ियों से गिर गईं। उनके सिर में गहरी चोट लगी जिससे वह उसी समय मर गईं। भागकर माँ के पास गई। मेरी माँ मुझसे दूर जा चुकी थी। माँ ही मेरा एक आखिरी सहारा थी, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। माँ के देहांत के 10 दिन बाद ही भैया ने मेरी शादी कर दी थी। जब मैं तैयार होकर मंडप में पहुंची और मैंने अपने पति को देखा तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? भैया जिस लड़के से शादी मेरी ही करवा रहे थे वह तो बिल्कुल पागल था। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अपने होश में ही नहीं है। मैं वहाँ से भागना चाहती थी लेकिन भाभी ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मंडप में बिठा दिया और मेरी शादी उस पागल इंसान से करवा दी। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अपने भैया और भाभी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। आखिर कोई किसी से इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है कि वह उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो मुझे किसी से पता चला कि इस पागल इंसान से शादी करने के बदले में भैया को बहुत सारे पैसे मिले हैं। मैं अपनी तकदीर को कोस रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी तभी मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसके मुंह से राल टपक रही थी। वह मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी जेब से निकाल कर एक डिब्बा दिया और कमरे से वापस चला गया। जब मैंने वह डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये पागल इंसान मुझे शादी का तोहफा कैसे दे सकता है। रात को कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखे हुए थे जो बहुत ज़्यादा महंगे और ख़ूबसूरत थे और गहने भी रखे हुए थे। मैं उसे पहनकर तैयार हो गई। मेरा पति पागल था लेकिन वह मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता था।
मुझे यकीन नहीं आता था कि कोई पागल आदमी यह सब कुछ कैसे कर सकता है। वह खिलौनों से खेलता था और उन्हें तोड़ते रहता था। सारा दिन वह पागलों वाली हरकत करता और रात को दूसरे कमरे में सोने चला जाता। मुझे उसके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आती। मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर वह कमरे में क्या करता है, लेकिन मैं उसके पागलपन को देखकर डर जाती थी कि कहीं वह मुझ पर हमला ना कर दे। मुझे इस घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। अच्छा खाने को मिलता था, अच्छा पहनने को मिलता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने पति का इलाज करवाती हूँ। हो सकता है कि वह ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर पागल लोगों के साथ प्यार से और अच्छे से पेश आओ तो वह सुधर जाते हैं। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे दूर भागता था। मैं चाहती थी कि मैं उसका ख्याल रखूं। हो सकता है कि मेरा ख्याल रखने से वह ठीक हो जाए। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वह मेरे साथ जाने को तैयार ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरे भैया और भाभी मुझसे मिलने आए। भाभी मेरे कपड़े और गहने देखकर चौंक गईं। वह कहने लगी कि तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े और गहने कहाँ से आए। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे दिलाए हैं। वह कहने लगी कि तुम्हारा पति तो पागल है ना, वह ये सब कुछ तुम्हें कैसे दिला सकता है। मैंने उनसे कहा कि मेरा पति तो पागल नहीं है, शायद आप पागल हैं जो आपने एक इतने अच्छे इंसान से मेरी शादी करवा दी। मेरे पति मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वह मेरी ज़रूरत की हर चीज़ ला कर देते हैं। मैंने भाभी से कहा कि आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। जब वह मेरे कमरे में आई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मेरे कमरे में एसी भी लगा हुआ था। मैंने कहा, भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी शादी इस इंसान से करवा दी। शायद इससे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। भाभी मैं इस घर में राज करती हूँ। अच्छा ही हुआ जो आपने मेरी शादी यहाँ करवा दी। अगर मैं आपके घर में आप लोगों के साथ रहती तो शायद मैं मर ही जाती। मेरी भाभी मुझे देखकर और मेरे ऐशो आराम देखकर जलकर कोयला हो गई और वापस अपने घर चली गई। अब मुझे अपने पति को ठीक करना था, इसलिए मैं उनके करीब रहना चाहती थी। लेकिन जब जब मैं उनके पास जाती वह मुझे खुद से दूर कर देते थे और अपने कमरे में चले जाते। पता नहीं वह वहाँ जाकर क्या करते थे। वह अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने सोचा कि उनके कमरे में छुप जाती हूँ ताकि जाकर देख सकूँ कि वह अकेले कमरे में क्या करते हैं। रात को उनके कमरे में जाने से पहले मैं खुद उनके कमरे में जाकर छुप गई। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आ गए और वहाँ सुकून से बैठ गए। उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह पागल हैं। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगी। वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। मुझे यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उनके पास फ़ोन कैसे हो सकता है? वह तो हर चीज़ तोड़ देते थे। फ़ोन पर बात करने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेटने ही जा रहे थे कि मैं फ़ौरन उनके सामने आ गई और मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है? अगर आप नॉर्मल हैं तो पागल होने का नाटक क्यों करते हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम जान ही गई हो कि मैं पागल नहीं हूँ तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों शादी कर हमेशा एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले लव मैरिज के ख़िलाफ़ थे। वह किसी भी सूरत में उसकी शादी मेरे साथ नहीं करवाना चाहते थे। हालांकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मैं अच्छी नौकरी करता था, मेरा अपना घर था। वह सिर्फ इस वजह से मुझसे शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि हम दोनों प्यार करते थे। मैंने उसके पिताजी से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वह लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उसने भी अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे अपने घर पर ही कैद कर दिया था और उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी थी। जिस दिन उसकी शादी थी मेरे पास उसका फ़ोन आया। वह कहने लगी कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे आकर ले जाओ वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। मैं फ़ौरन उसके पास पहुँचा, लेकिन उसके भाई ने हम दोनों को भागते हुए देख लिया। उसके भाई इतने जालिम थे कि उसी समय अपनी बहन की जान से मार दिया। उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके भाइयों ने अपनी गन मेरे हाथ में थमा दी और पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस आई तो उसके भाइयों ने कह दिया
कि उनकी बहन को मैंने मारा है। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुझे उसकी मौत का बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए मैं पागलों वाली हरकतें करने लगा था। मैं अपने होश में ही नहीं था। पुलिस को लगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गया। तब से मैं पागल होने की एक्टिंग करता रहता हूँ। अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं ठीक हो चुका हूँ तो वह मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगी और मुझे उस गुनाह की सज़ा देंगे जो मैंने किया ही नहीं। मैं कहने लगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही पागल बनकर रहेंगे? तो मेरे पति कहने लगे, नहीं, कुछ दिन की बात है, मैं उसके भाई के मुंह से उगलवा कर रहूँगा कि अपनी बहन को उसी ने मारा है। मैंने कहा, लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? वह क्यों अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा? तो मेरे पति ने बताया कि उस आदमी की एक छोटी बेटी है। मैंने उसे धमकी दी है कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो मैं उसकी बेटी को मार डालूंगा। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसे डरा रहा हूँ ताकि वह अपना गुनाह कबूल कर ले। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पति मुझसे कहने लगे कि एक बात बताओ, मैं तो पागल होने की एक्टिंग मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक पागल इंसान से शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? तब मैंने अपने पति को अपनी सारी कहानी बताई, तो उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया। कहने लगे, जब से तुम शादी करके आई हो मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैंने कहा, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आपका इलाज करवाऊँ ताकि आप ठीक हो जाएं, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बस आप में अकल की थोड़ी कमी थी। तो मेरे पति मुस्कुराए और कहने लगे कि मेरे पास अकल की कमी नहीं है, वह तो मुझ में तुमसे ज़्यादा ही है। हम दोनों हंसने लगे। मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिन बाद उस आदमी ने अपना गुनाह को कबूल कर लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और मेरे पति निर्दोष साबित हो गए थे। अब मेरे पति को पागल होने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी। वह मेरे साथ और सब लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। हम लोग अपने हनीमून के लिए दुबई गए थे। मेरी भाभी ने सोचा था कि मैं ज़िंदगी भर खुश नहीं रहूँगी। वह खुद को भगवान समझ रही थी, लेकिन भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते। लोगों के ताना भी बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन भगवान अच्छे लोगों को हमेशा साथ देते हैं।